भारत की सरकार की तरफ से एक गुहार ये लगाई गई कि इस मोमेंट पर जब विश्व में एक आपदा चल रही है, खास करके सप्लाई चेन के रूट्स को लेकर और इनके कारण से हुई जिस प्रकार की एनर्जी सिक्योरिटी के लेकर डिसरप्शंस हुई हैं, भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को लेकर जो डिसरप्शंस हुई हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में जिस प्रकार से सरकार ने कुछ लंबे समय से लगभग एक हफ्ते से जो गुहार लगाई देशवासियों को, अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि भारत के अंदर एक स्पेसिफिक वर्ग है जिसको ये चीज़ें पच नहीं रही। उनको लग रहा है कि जिस प्रकार की ये बातें इस मोमेंट पर, जिसको हम इकोनॉमिक्स में ऑस्टेरिटी मेजर्स कहते हैं, ये बात बोलना ही गलत है। कितनी सरप्राइजिंग बात है कि ये वो लोग हैं जो खास करके जब देश में कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा होता है तो कंज्यूमरिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं, ये कहते हुए कि देश के अंदर हमने व्यापार और कंज्यूमरिज्म को बढ़ा दिया। और ये वही लोग हैं कि जब इसी कंज्यूमरिज्म के ऊपर कुछ ऑस्टेरिटी प्रपोज की जाए तो ये ऑस्टेरिटी के ऊपर भी बोलते हैं। इसी रीज़न से ये जो एक स्पेसिफिक वर्ग है जिसको इन शॉर्ट हम विपक्ष कहते हैं, ये विपक्ष में ही रहने लायक है, क्योंकि इसके पास कभी भी पहली बात कोई ऑल्टरनेटिव विजन देश को लेकर ना था, ना आज भी है, ना आगे होगा। मैं हमेशा आपको कहता हूँ, कोई भी देश में परिस्थिति हो, कोई भी देश में आपदा हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, आपका काम एज अ विपक्ष होना चाहिए कि आप एक देश के सामने ऑल्टरनेट पाथ दिखाते कि देखिए ये क्राइसिस अगर हमारे समय होता तो हम इसको ऐसे रिस्पॉन्ड करते। वो करने के बजाय जिस प्रकार का नरेटिव चलाया जा रहा है, आज उस नरेटिव को एक्सपोज करके समझना ज़रूरी है कि यहाँ पर आफ्टर ऑल हुआ क्या है। जिसने भारत का इतिहास पढ़ा है वो ये बात जानता है कि भारत अपने इतिहास में किसी भी क्राइसिस को कभी एक सिंगल इवेंट के तरीके से नहीं देखता, क्योंकि हमारे यहाँ क्राइसिस हमेशा एक टेस्ट होता है हमारे कलेक्टिव कैरेक्टर का, हमारे डिसिप्लिन का, हमारे धर्म का। भारत जो है उसने बहुत लंबे समय से अपने पूरे इतिहास में अलग अलग प्रकार की भुखमरी को भी झेला है, अलग अलग प्रकार के इन्वेजन्स को भी झेला है, लड़ाइयों को भी झेला है और कॉलोनियल लूट जिसको हम एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं उसको भी झेला है। लेकिन उसके बाद भी भारत ऐसा देश खड़ा रहा। वो उसका रीज़न भारत के अंदर किसी प्रकार की कोई मिलिट्री स्ट्रेंथ या किसी प्रकार की कोई वेल्थ नहीं, बल्कि हमारी सोसाइटी का एक शेयर्ड सैक्रिफाइस था, एक शेयर्ड रिस्ट्रेंट था, और सबसे बड़ी बात पूरे देशवासियों की हमेशा से एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रही थी। आज भारत इसी प्रेशर में है। आज क्योंकि एनर्जी क्राइसिस है, फ्यूल को लेकर जितने भी ऑयल और गैस को लेकर सप्लाई चेन्स हैं उनमें डिसरप्शंस हैं। इसके कारण जितनी भी नेशनल रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर बन रहा है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आज इसका कॉन्सिक्वेंस है कि हमारे यहाँ पर पेट्रोल के प्राइस, एलपीजी के प्राइस, भारत का इंपोर्ट का बिल सब बढ़ रहा है। पर यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि इस क्राइसिस के दौरान सोसाइटी का जो इनर सिविलाइजेशनल डिसिप्लिन है वो कैसे आता है, क्योंकि यहाँ पर गेम इस मोमेंट पर पेट्रियोटिज्म का नहीं है, यहाँ पर गेम इस मोमेंट पर है राष्ट्र धर्म का, कि कौन इस राष्ट्र धर्म को मानता है, कौन इसको फॉलो करता है। दूसरे जितने देश हैं वो जितने भी प्रकार के इस मोमेंट पर हो रहे इकोनॉमिक क्राइसिस उन देशों में आ रहे हैं, उनको एक मटीरियल लेंस के तरीके से देखते हैं। वो हमेशा ये देखते हैं कि भाई ठीक है, क्राइसिस हो रहा है, इसकी वजह से प्राइसेस बढ़ रहे हैं, यहाँ पर कंजम्पशन हमारे यहाँ पर अफेक्ट हो रही है और यहाँ पर कंफर्ट जो है लोगों का वो रिड्यूस हो रहा है, इनकन्वीनियंस हो रही है। भारत ने इसी क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी देखी है, एक अपॉर्चुनिटी के नज़रिए से एक इनर प्योरिफिकेशन, एक डिसिप्लिन, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को स्ट्रेंथन करने की एक रणनीति बनाई है। क्यों? क्योंकि भारत यहाँ पर किसी भी तरीके से इस क्राइसिस को ये नहीं देखता कि भाई एक भारतवासी के लिए कि मैं अपनी लाइफस्टाइल को सस्टेन कैसे करूं, बल्कि वो ये देखता है कि मेरे एक रिस्ट्रेंट से, मेरे कुछ अपने अर्जेस को काबू पाने से क्या भारत स्ट्रेंथन होता है, मजबूत होता है, सशक्त बनता है या नहीं बनता। क्योंकि भारत की डेमोक्रेसी जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के डेमोक्रेसी की तरह नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ की डेमोक्रेसी में केवल राइट्स थे और राइट्स हैं, लेकिन भारत एक ऐसी डेमोक्रेसी है जहां पर कर्तव्य का एक डॉक्ट्रिन बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस कर्तव्य के डॉक्ट्रिन के तहत भारत ने हमेशा ये बात बोली है कि जहां पर भी आज अगर मान लीजिए हमारे राइट्स हैं तो राइट्स के साथ ही इंटर रिलेटेड हमारी ड्यूटीज़ भी हैं। और इस आर्थिक लेवल पर जो परिस्थिति भारत इस मोमेंट पर विश्व के कुछ इवेंट्स के कारण गो थ्रू कर रहा है, उसमें सबसे बड़ी ड्यूटी हर एक भारतवासी की डिसिप्लिन है,
किस चीज़ को लेकर? जो ओवर इंडल्जेंस हम करते हैं उसको लेकर, एक कलेक्टिव सर्वाइवल को इंश्योर करने की, ताकि हम इंडिविजुअल लेवल पर लग्जरी को ज़्यादा फोकस ना करें, और सबसे महत्वपूर्ण एक लॉन्ग टर्म लेवल पर एक नेशनल स्टेबिलिटी को प्रायोरिटाइज करना इस मोमेंट पर हर एक भारतवासी के लिए एक राष्ट्रीय उद्देश्य है। इस रीज़न से आप देखिए कि आज जब भारत एक वासुदेव कुटुंबकम की बात करता है, जब हम कहते हैं कि विश्व हमारे लिए एक परिवार है, विश्व हमारे लिए एक फैमिली है, तो हम इस विश्व के परिवार और एक फैमिली को सिर्फ स्टेबिलिटी एक ग्लोबल लेवल पर नहीं देखते, हम देखते हैं कि कैसे ये स्टेबिलिटी जो है फैमिली की घर से शुरू होती है। यानी कि कहने का मूल रूप से मकसद ये है कि हमारा पूरा उद्देश्य वासुदेव कुटुंबकम का ये सक्सेसफुली तब होगा जब भारत इंटरनली स्टेबल होगा, ना ही इंटरनली कमज़ोर हो। भारत जब इंटरनली पावरफुल होगा तभी वो ग्लोबल वेलफेयर की बात कर सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि इंटरनल रेजिलियंस इस मोमेंट पर ग्लोबल वेलफेयर के लिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जानने वाली चीज़ ये है कि अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि आज अगर हम अपने किसानों को, अपने देशवासियों को, आज हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बचाना चाहते हैं, तो इस मोमेंट पर कौटिल्य का मैसेज बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, भारतवासियों को सबको जो सोना है, जिसको हम गोल्ड कहते हैं, उससे इमोशनल, कल्चरल, रिलीजियस लेवल पर एक अटैचमेंट है, और ये अटैचमेंट बुरी नहीं है। हमारा इतिहास हमें बताता आया है कि इसका महत्व क्या है। लेकिन कौटिल्य ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण बोली थी, फिर कहूँगा कि जिन्होंने इतिहास पढ़ा है वो ये बात जानते हैं। कौटिल्य ने ये बात बोली थी कि आज किसी भी राष्ट्र को अगर एग्जिस्ट करना है तो राष्ट्र के पास सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका कोष यानी कि उसकी ट्रेजरी, यानी कि आपके फाइनेंशियल हेल्थ। किसी भी राष्ट्र को अगर एग्जिस्ट करना है तो कौटिल्य ने दूसरी चीज बोली थी, वो थी इकोनॉमिक डिसिप्लिन, कि क्या आपके देशवासियों में, क्या आपके राष्ट्र के जितने नागरिक हैं उनमें आर्थिक तौर पर एक डिसिप्लिन है, और तीसरा, क्या आपके देश में एबिलिटी है शॉक्स को विदस्टैंड करने की। आज जब हम बात करते हैं कि इस मोमेंट पर हमें गोल्ड के इंपोर्ट्स को थोड़ा सा टेम्पररीली रोकना है, क्योंकि उसकी वजह से जो फॉरेन एक्सचेंज पे इस मोमेंट पर देश में प्रेशर आ रहे हैं, इन प्रेशर्स को अगर मैनेज करना है तो एक चीज़ समझने की आवश्यकता है कि ये हमारे कोष को, हमारी ट्रेजरी को मजबूत करेगा, हमारे इकोनॉमिक डिसिप्लिन को स्ट्रेंथन करेगा, और सबसे महत्वपूर्ण हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रिजर्व करके रखेगा। क्योंकि आज अगर हम एक नॉन एसेंशियल परचेज जो गोल्ड की है अगर उसको रोक दें तो वो कोई हमारे संस्कृति के खिलाफ की चीज़ नहीं है, वो चीज़ है हमारे एक सिविलाइजेशनल मैच्योरिटी की। दूसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ पर हमें सनातन धर्म के अंदर एक चीज़ सिखाई जाती है जिसको हम सब जानते हैं अपार ग्रह के नाम से। अपार ग्रह का मतलब एक साधारण लैंग्वेज में है कि हमें एक डिफरेंशिएशन करना है कि नीड और ग्रीड में क्या फ़र्क होगा, और ये नीड और ग्रीड का जो फ़र्क है ये आता है जब हम इस चीज़ को समझते हैं कि हम वॉलंटरीली पोस्टपोन कर सकते हैं अपनी कुछ लग्जरी सोसाइटी के लार्जर वेलफेयर के लिए। क्योंकि आफ्टर ऑल हम सब ने अपने सांस्कृतिक लेवल पर एक चीज़ संयम सीखा है, और संयम इस मोमेंट पर अर्थ संयम दिखाना है, यानी कि फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट दिखाना है। ये फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट नेशनल स्टेबिलिटी के लिए है, ये फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट हमारा पंचम भूत के लिए है, क्योंकि यहाँ पर हम पृथ्वी हो, जल हो, वायु हो, अग्नि हो, आकाश हो, जब हम बात करते हैं वर्क फ्रॉम होम की, जब हम कहते हैं कि हमें फ्यूल को सेव करना है, तो इससे हम एक कॉस्मिक बैलेंस इंश्योर कर पा रहे हैं। और इस कॉस्मिक बैलेंस को इंश्योर करना हर एक भारतीय का कर्तव्य इसलिए है क्योंकि ये हमारे प्राकृतिक धर्म उससे जुड़ा हुआ है। इस रीज़न से ये समय भारत के लिए एक सामाजिक यज्ञ के तहत है। आज अगर ये यज्ञ हमने किया जिसके तहत अगर हमने मान लीजिए फ्यूल को बचाया, हमने अननेसेसरी जितने हमारे ट्रिप्स हैं उनको हमने रोका, जितने भी हमारे को लग्जरी आइटम्स के परचेज हैं उसको अगर हमने पोस्टपोन किया, अगर हमने बिजली की जो अननेसेसरी वेस्टेज है उसकी खपत को हमने यहाँ पर कंट्रोल किया, ये यज्ञ भारत को बहुत आगे लेके जाएगा। और भूलिए मत, भगवद गीता ये बात एम्फसाइज करती है कि कोई भी एक्शन जब वो सेल्फलेस होता है तो वो एक्शन कलेक्टिव वेलफेयर के लिए होता है। क्योंकि जब आप कोई सेल्फलेस एक्शन कर रहे होते हैं तो उसका उद्देश्य हमेशा आपके कर्म योग के तहत सबसे महत्वपूर्ण दूसरों के लिए होता है। आज यदि आप मान लीजिए सोना नहीं खरीदेंगे, आप मान लीजिए यहाँ पर किसी प्रकार का कोई फॉरेन ट्रिप नहीं करेंगे, इस कॉन्टेक्स्ट में कोई दुनिया छोटी नहीं हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो लोक सांग्रह है, वेलफेयर फॉर ऑल,
इस चीज़ को अगर आपने इंश्योर करना है तो ये समय है तपस्या का। ये समय है कि जहाँ पर हम एक वॉलंटरी रिस्ट्रेंट करें। ये कोई पनिशमेंट का समय नहीं है। इस चीज़ को अगर आप वॉलंटरी रिस्ट्रेंट को अगर एक हायर ट्रांसफॉर्मेशन के नज़रिए से देखें तो ये जो राष्ट्र तपस्या की इस मोमेंट पर बात है, ये राष्ट्र तपस्या आपको एक तरीके से और मजबूत बनाएगी, क्योंकि ये टेस्टिंग टाइम है आपकी खुद की संकल्प शक्ति का, कि आपका इंटेंट कितना सीक्रेट है, कितना पावरफुल है आपकी रिजॉल्व। इससे समझ आएगा सबसे महत्वपूर्ण तरीके से कि क्या भारत एक सिविलाइजेशनल चैलेंज जो दोबारा से विटनेस कर रहा है, क्या इस चैलेंज को आज वो उस नज़रिए से फिर से आगे बढ़ाना चाहेगा जैसे उसने पहले के चैलेंजेस को टैकल करके देश को ही आगे हमेशा रखा है, या आज इस चैलेंज को वो नहीं मैनेज कर पाएगा। समस्या यहाँ पर यह आ जाती है कि यहाँ पर इस पूरी गेम को वो लोग ओपोज करते हैं जिन्होंने ना तो भारत के इतिहास को कभी पढ़ा है, ना उन्होंने इतिहास को कभी समझा है, बल्कि उन्होंने इतिहास हमेशा अपनी तरीके से डॉक्टर्ड करके उसको लिखा है। तो यहाँ पर इस रीज़न से आप देखेंगे कि क्योंकि ना उनके अंदर कोई वो सांस्कृतिक सभ्यता थी, ना ही उनके अंदर ना कोई सांस्कृतिक सभ्यता का एप्रिसिएशन था, और ना ही इतिहास के तहत जितने भी हमारे फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन्स थे उनकी कोई एनालिसिस थी। इस रीज़न से जाहिर सी बात है कि देश में वैकल्पिक तौर पर एक विकल्प पेश करने के बजाय यहाँ पर सिर्फ एक क्रिटिसिज्म मैन्युफैक्चर किया जाएगा। लेकिन आज मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि भारत एक देश ऐसा है जहाँ पर भारतवासी इस बात को समझ चुके हैं। भारतवासी अब ये जान चुके हैं कि राष्ट्र हित में काम करना और कुछ चंद लोगों की गंदी राजनीति के हित में काम करने में फ़र्क है। इस रीज़न से जब से सरकार की तरफ से ये गुहार लगाई भी गई, हम चीज़ों को उस दिशा में होते हुए देख रहे हैं जिस दिशा में हमें ये यज्ञ करना था। लेकिन ठीक है, इस यज्ञ के टाइम पर कुछ इस प्रकार के लोग जिनको इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियाँ करनी है, उनका फिर कर्म जो है देख रहा है, उनको सज़ा उस हिसाब से ही मिलती है, मिलती आई भी है, मिलती भी रहेगी। आप क्या इस चीज़ से सहमत हैं कि आप इस संकल्प शक्ति को इस मोमेंट पर अडॉप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? कमेंट में मुझे आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा। आप हो सकता है मेरे इन दिए गए पॉइंट्स और मेरी इस बात से असहमत भी हों, लेकिन असहमति भी आपकी मुझे स्वीकार है, क्योंकि एक डेमोक्रेसी में आप चाहे सहमत हो या असहमत हो, हम सबके पास अपने पॉइंट को कन्वे करने की एक राय ज़रूर होती है। मेरे नज़रिए से जो मैंने इस इवेंट को ऑब्जर्व किया, मैंने आपके साथ शेयर किया, आगे आप पर है। धन्यवाद।